नमस्कार। आज प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग राजनीतिक विकास के बारे में देख रहे हैं। राजनीतिक विकास की जो संकल्पना है वह मुख्यतः उदारवादी परंपरा की देन है। राजनीतिक विकास की संकल्पना शुरू में अमेरिकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत 1960 और 70 के मध्य प्रिंसटन विश्वविद्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य नवोदित और विकासशील देशों की राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करना था। देखिए, यहाँ हमने दो शब्द देखे हैं। एक तो है उदारवादी। उदारवादी जो परिप्रेक्ष्य है वह परिप्रेक्ष्य है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ध्रुव बट गए थे। एक तरफ साम्यवाद था, दूसरी तरफ पूंजीवाद था, और पूंजीवाद के साथ साम्यवादी शासन और दूसरी तरफ लोकतंत्र। तो उदारवाद से यहाँ अभिप्राय लोकतंत्र जिन जिन देशों में शुरुआत की गई उसकी उस परिप्रेक्ष्य से है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो नए देश नवोदित राष्ट्र जो स्वतंत्र हो रहे थे, अपने संविधानों का निर्माण कर रहे थे, उन देशों में किस प्रकार से विकास को देखा जाएगा और किन चीज़ों को विकास की श्रेणी में लिया जाएगा, इसके बारे में हमें अध्ययन करना था। फिर हम इसके बाद आते हैं कि राजनीतिक विकास जो है उसके जो हम पिता के रूप में जिसे हम मान सकते हैं वो है लुशियन पाई। लुशियन पाई की पुस्तक है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो 1966 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने राजनीतिक विकास की जो परिभाषा दी है, मैं वो आपको बताना चाहूँगी कि संस्कृति का फैलाव तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के अनुरूप ढालना ही राजनीतिक विकास है। यानी जो संस्कृति है उसका फैलाव हो, साथ ही जो जीवन के पुराने प्रतिमान हैं उनको नई मांगों के साथ उनको अनुरूप ढालना ही राजनीतिक विकास कहलाता है। राजनीतिक विकास क्या है? पाई द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों में इसकी आलोचना यानी राजनीतिक विकास की पूर्व शर्तें बताई गई हैं। अब विकास की क्या परिभाषा है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसका खंडन लुशियन पाई करते हैं, वो हम इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि राजनीतिक विकास की जो पूर्व शर्त है वो है आर्थिक विकास। मतलब पॉल बॉरन ये कहना चाहते हैं कि राजनीतिक विकास वहीं होता है जहां आर्थिक विकास होता है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी हम देखेंगे कि कुछ अमीर देश हैं अभी भी, जो अमीर देश होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से उतने विकसित राष्ट्र नहीं हैं। वहाँ पर अभी तक राजतंत्र चल रहा है और जो भी शासन वहाँ चल रहा है उसमें जनता की कोई सहभागिता नहीं है। इससे ये पता चलता है कि हम आर्थिक विकास को राजनीतिक विकास की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। फिर है दूसरी जो परिभाषा है वो है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में औद्योगिक विकास। यानी जिन राष्ट्रों ने औद्योगिक दृष्टि से विकास कर लिया है वे राजनीतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र कहलाएंगे, ऐसा W रोस्टोव कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से ही विकसित हुए हैं, राजनीतिक दृष्टि से विकसित नहीं हुए हैं। इसके बहुत से उदाहरण हमारे सामने हैं। तो ऐसे राष्ट्र जिनमें औद्योगिक दृष्टि से विकास हुआ है उन्हें हम राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में नहीं मान सकते हैं। फिर तीसरा है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त राजनीतिक आधुनिकीकरण। अब कुछ जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं, जैसे कॉलमैन है, लिपसेट हैं, डेविड एप्टर हैं, गुरनार मिडल हैं, इनका ये कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जहाँ आ गया है वहाँ राजनीतिक विकास भी आ गया है। तो ये जो परिभाषा है इसका लुशियन पाई खंडन करते हैं और साथ ही वो ये कहते हैं कि राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं है। फिर है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त प्रशासनिक और कानूनी विकास। ये मैक्स वेबर कहते हैं कि जहाँ प्रशासन और कानूनी रूप से विकसित हो चुका है राष्ट्र, वो वहाँ राजनीतिक विकास भी हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। फिर है राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त के रूप में लोकतंत्र। तो लोकतंत्र भी राजनीतिक विकास की पूर्व शर्त नहीं है, क्योंकि कई राष्ट्र ऐसे भी हमने देखे हैं जहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, फिर लोकतंत्र चला गया, सैनिक शासन आ गया, फिर वापस लोकतंत्र आ गया। तो ऐसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र होगा। इसके अलावा हम सहभागिता और संरचनात्मक ढांचे जहाँ हैं, संस्थाएं हैं, वहाँ राजनीतिक विकास होगा। इस परिभाषा का भी लुशियन पाई खंडन करते हैं। फिर हम इसके बाद आते हैं कि ये परिभाषाएं थी जो पहले दी गई हैं कई विद्वानों के द्वारा, जिनका खंडन लुशियन पाई ने किया है। फिर लुशियन पाई खुद क्या कहते हैं? जेम्स कॉलमैन और लुशियन पाई का प्रतिरूप राजनीतिक आधुनिकीकरण, इनमें एक मान्यता नहीं थी कि
आधुनिक व्यवस्था राज्य और समाज की समस्याओं को समझने में अधिक कार्यकुशल सिद्ध होगी। लुशियन पाई की पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बुक में उन्होंने आधुनिकीकरण के बारे में बताया। सरकार अपने नागरिकों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्यतः वैधता का सहारा लेती है। इस प्रतिरूप के अंतर्गत राजनीतिक आधुनिकीकरण या राजनीतिक विकास के 3 लक्षण हैं। अगर हम लुशियन पाई की बात करें तो लुशियन पाई 3 लक्षण बताते हैं राजनीतिक विकास के, मतलब जिन राष्ट्रों में ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं वे राजनीतिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र माने जाएंगे। जिनमें सबसे पहला है समानता। तो इक्वेलिटी वह प्रक्रिया जिसमें शासित लोग नागरिकों को दर्जा प्राप्त कर लेते हैं और समानता के स्तर पर शासन की गतिविधियों में भाग लेने लगते हैं। यानी सबसे पहली आवश्यकता जो है वो है समानता, इक्वेलिटी, यानी राज्य में सभी लोग समान हों, सबको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिले, कार्य करने का अधिकार मिले और साथ ही अपना एक अच्छा जीवन यापन कर सकें और सभी लोगों को समान माना जाए। फिर दूसरी विशेषता है क्षमता, कैपेसिटी, यानी वह प्रकृति जिसमें शासन जनसाधारण की मांगों का सामना करने में अधिक कार्यकुशल सिद्ध हो। यानी जो भी संस्था है, व्यवस्था है, वो इतनी कैपेसिटी रखती हो कि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, कोई विरोध हो जाए तो वो उसका मुकाबला कर सके। इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए कि जनसाधारण की मांगों का सामना कर सके। फिर है विभेदीकरण, डिफरेंशिएशन, वह प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट कृत्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट संरचनाएं उभर आती हैं। यानी आप सेपरेशन ऑफ वर्किंग कर दीजिए, यानी ये है कार्यपालिका कानूनों को लागू करेगी, व्यवस्थापिका कानूनों को बनाएगी, न्यायपालिका उससे संबंधित विवादों का निपटारा करेगी। तो विभेदीकरण के द्वारा इस प्रकार से डिफरेंशिएट होना चाहिए। ये 3 विशेषताएं लुशियन पाई ने अपने राजनीतिक विकास में बताई हैं। पहला समानता, दूसरी क्षमता और तीसरा है विभेदीकरण। तो बच्चों, हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो सबसे पहले तो राजनीतिक विकास का अर्थ और उसकी परिभाषा जो लुशियन पाई ने दी है। फिर उसके बाद जो उन्होंने कुछ परिभाषाओं का खंडन किया है वो भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा उन्होंने जो 3 विशेषताएं राजनीतिक विकास की बताई हैं, समानता, क्षमता और विभेदीकरण, इक्विलिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखेंगे राजनीतिक विकास के उदय के कारण और इसके जो चरण हैं। धन्यवाद।